चलिए, तो चैप्टर का नाम है बच्चों फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये भी एक यूनिट, अच्छा इंपॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इसमें सबसे पहले हमने जब पढ़ाई करी थी तो सबसे पहला पोर्शन था फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है एक बार याद करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बताया था कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा, मतलब उसको छोड़कर किसी भी दूसरी देश की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज कह सकते हैं। डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, एट्सेट्रा। अब हमने फिर करा था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली भाई एक रेट है जिस पर आप अपने देश की करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे देश की करेंसी में। या सिंपल भाषा में कहें कि भाई मान लो मुझे $1 खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय $1, तो मुझे 80 रुपये देने पड़ेंगे लेट्स से। तो ये बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज रेट बन गया। तो हर करेंसी की एक वैल्यू होती है, या उसको हम कह सकते हैं कि उसकी एक एक्सटर्नल वैल्यू होती है, उसी को फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कह सकते हैं। तो डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रेट मान लेते हैं 80 रुपये हो गया। फिर हमने इसमें एक मेन चीज़ कवर करी थी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला होता है फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम में आपको कहानी ये बताई थी कि ये पुराने ज़माने में चलता था। इसमें क्या होता था कि जो सरकार है वो रेट फिक्स कर देती थी, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, तो इस वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती थी। और क्योंकि रेट में उतार चढ़ाव नहीं होता था तो इसीलिए इससे स्पेकुलेशन भी नहीं होता था। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक ये था इस मेथड के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, कि सरकार को अपने पास बहुत ज़्यादा ह्यूज रिज़र्व मेंटेन करके रखने पड़ते थे। फॉरेन एक्सचेंज के बड़े बड़े रिज़र्व बनाकर रखने पड़ते थे। तो इस चक्कर में फिर सरकार को बड़ी दिक्कतें इसमें आती थी। फिर ज़माना चेंज हुआ, धीरे धीरे लोग मार्केट सिस्टम की तरफ गए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सरकार कुछ भी डिसाइड नहीं करती। इसमें जो भी रेट्स होते हैं वो मार्केट के फोर्सेस से, मतलब डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से अपने आप डिटरमाइन हो जाते हैं। सरकार को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें फ़ायदा तो ये है कि इसमें सरकार को कुछ रिजर्व नहीं रखने पड़ते, लेकिन इसमें नुकसान फिर ये है कि इससे स्पेकुलेशन होता है, क्योंकि रोज़ रेट बढ़ते हैं घटते हैं, तो इससे स्पेकुलेशन होता है। लोग इसमें जुआ करते हैं, सट्टा करते हैं कह सकते हो आप, और इससे स्टेबिलिटी भी नहीं रहती क्योंकि रोज़ रेट चेंज होता रहता है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक होता है। लेकिन प्रैक्टिकली फिर मैंने आपको बताया था कि दुनिया के अंदर मेनली हर जगह पर ये तीसरे तरह का सिस्टम ही चलता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो इसमें आरबीआई जो है वो थोड़ा सा क्या करता है, इंटरवेंशन करता है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में हल्का सा मतलब उसको मैनिपुलेट कर देता है। तो हमने इसको बोला था मैनेज्ड फ्लोटिंग या डर्टी फ्लोटिंग, है ना। फिर हमने दो छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे मेनली, वो तो बहुत सिंपल है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था बेसिकली एक ऐसा मार्केट जहाँ पर हम फॉरेन एक्सचेंज या तो खरीदते हैं बेचते हैं, इस मार्केट को फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कह देते हैं। अब अगर आप आज ही पैसे देते हो और फॉरेन एक्सचेंज खरीद लेते हो तो ये हो गया स्पॉट मार्केट। लेकिन अगर आप आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और आप किसी को कहते हो कि मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, भविष्य में खरीदूंगा, मान लो मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे डॉलर बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद खरीदूंगा और रेट भी डिटरमाइन कर लिया कि 100 रुपये का खरीदूंगा, तो इस मार्केट को कह देंगे फ्यूचर या फॉरवर्ड मार्केट, क्योंकि इसमें हम भविष्य में खरीदने की बात कर रहे हैं। बाकी इसके 3 फंक्शन बताए थे, मेनली तो ये रटने ही हैं, ज़्यादा इसकी गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक होता है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन का मतलब है कि आप एक देश से दूसरे देश फंड्स को ट्रांसफ़र करते हो, तो वो ट्रांसफ़र फंक्शन बन गया। दूसरा होता है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन का मतलब है कि जिसमें हम क्रेडिट की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि उधार देते हैं काइंड ऑफ, तो वो हो गया क्रेडिट फंक्शन। तीसरा हो गया हेजिंग फंक्शन। हेजिंग मैंने कहा था कि आप ये रट लेना, वैसे एक एक्टिविटी होती है जिससे हम आमतौर पे इसको इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स फॉलो करते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, अपने फॉरेन एक्सचेंज के नुकसान को होने से थोड़ा सा बचा लेते हैं। इस तरह की एक एक्टिविटी को हेजिंग कह देते हैं। तो ये भी एक फंक्शन हो गया, हेजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो ये मतलब 3 फंक्शंस थे। चलो, तो ये हो गई पहले बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ तक की। फिर इसके बाद मैंने आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कार्यक्रम करवाया था जो आपको याद रखना है, जो इस चैप्टर का सबसे मूल मुद्दा है। एक बार उसको देख लेते हैं। कहानी कुछ ऐसी थी, जो पूरा चार्ट है या वो याद होनी चाहिए। तो पहले आप लेफ़्ट साइड वाली अगर देखो तो इसमें आपको बताया था कि मान लो पहले डॉलर है 40 रुपये का, लेट्स एज्यूम, और फिर डॉलर का रेट अब हो गया 80 रुपये, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट
बढ़ गया, तो हम क्या कहेंगे, इंडिया में बैठा हुआ व्यक्ति इसको क्या बोलेगा, करेंसी डेप्रिसिएशन, है ना। इसका मतलब है कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी, है ना। तो ये हमने पढ़ा था। बाकी फिर मैंने आपको बताया था कि इसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमें जानने बड़े ज़रूरी हैं। 2 इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे इंपोर्ट कम हो जाते हैं और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इंपोर्ट कम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि फॉरेन गुड्स अब महंगा हो जाएगा हमारे लिए, और एक्सपोर्ट्स इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाते हैं। फिर इसी कहानी को अगर उल्टा करें तो वो बन जाता था करेंसी एप्रिसिएशन, कि अगर मान लो डॉलर 100 रुपये का है और अब वो हो गया 50 का, तो इसको बोल देंगे हम करेंसी एप्रिसिएशन, यानी कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी थोड़ा मजबूत हो गई है पहले के मुकाबले फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। तो इसके इफ़ेक्ट्स होंगे कि इंपोर्ट हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि फॉरेन गुड्स चीप हो जाता है, और एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स थोड़े से महंगे हो जाते हैं। फिर इसके नीचे मैंने ये भी कहानी बताई थी कि मान लो क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, मान लो पहले लेफ्ट पार्ट में कि अब आरबीआई अगर रेट कम करना चाहता है, मान लो हाउ डज़ आरबीआई ब्रिंग्स डाउन, तो रेट कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमें इसमें उत्तर देना है कि आरबीआई सप्लाई बढ़ा देगा, और कैसे बढ़ाएगा, फॉरेन एक्सचेंज को बेचकर। और अगर इसके विपरीत क्वेश्चन आए कि आरबीआई कैसे रेट को बढ़ाएगा, ब्रिंग्स अप द रेट, तो हम लिखेंगे कि आरबीआई फिर फॉरेन एक्सचेंज को खरीद कर डिमांड बढ़ा देगा, जिससे फिर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगी। तो ये सप्लाई बढ़ाना और डिमांड बढ़ाने से कैसे रेट अफेक्ट होता है, ये हम आगे भी वैसे कवर कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना पता होना चाहिए कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या है और करेंसी एप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, और उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं मेनली वो पता होने चाहिए। तो ये तो हो गया फॉरेन एक्सचेंज, उसका रेट का बढ़ना घटना और उसके टाइप्स और मार्केट के फंक्शन। फिर हमने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा था कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड, यानी कि हमें डॉलर क्यों चाहिए। तो पहला तो हमने ये लिखा था कि डिमांड का एक इन्वर्स रिलेशन है फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस के साथ। वो सिंपल है, वो एक बेसिक हर चीज़ का रिलेशन डिमांड के प्राइस के साथ इन्वर्स ही होता है। तो चाहे आप जूते की बात लो, टी शर्ट की बात लो, गाड़ी की बात लो, तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसी तरह फॉरेन एक्सचेंज का भी, डॉलर का भी इन्वर्स रिलेशन है डिमांड का उसके प्राइस के साथ। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डिमांड क्यों करते हैं, यानी कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखने। पहला तो आपको बताया था कि अगर आप बाहर से गुड्स खरीदते हो तो नंबर 1 मतलब इंपोर्ट्स करते हो। दूसरा, अगर आप बाहर घूमने जाते हो टू अंडरटेक फॉरेन टूर्स तो। तीसरा, आपको अगर दुबई में घर खरीदना है मतलब इन्वेस्ट करना है फॉरेन कंट्री में तो। और चौथा, आपको अगर कोई गिफ्ट भेजना है मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स भेजने हैं विदेश में तो इन 4 चीज़ों की वजह से हम डिमांड करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि फिर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि डिमांड क्यों बढ़ती है फॉल इन प्राइस की वजह से, वाई। क्वेश्चन पूछता है वाई डज डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज राइज विद द फॉल इन इट्स प्राइस। तो इसमें आप वही ऊपर के सोर्सेज वाले ही पॉइंट्स को थोड़ा सा घुमाकर अपनी भाषा में लिख सकते हो। पहला आप लिख दोगे कि प्राइस कम होने की वजह से इंपोर्ट ज़्यादा होंगे, और इंपोर्ट ज़्यादा होंगे तो फिर हम डिमांड ज़्यादा करेंगे। दूसरा, आप ये लिख सकते हो कि प्राइस कम होने की वजह से फ़ॉरेन में घूमना थोड़ा सस्ता हो जाएगा, फिर आप भी फ़ॉरेन घूमने ज़्यादा जाया करोगे, और फ़ॉरेन ज़्यादा घूमने जाओगे तो फिर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा ये भी रीज़न लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट का कि प्राइस कम होने की वजह से फ़ॉरेन में इन्वेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा और आपके लिए सस्ता हो जाएगा, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे, और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे तो फिर डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये उसी क्वेश्चन को मतलब इस तरह से पूछ सकता है। और इसका विपरीत क्वेश्चन भी आ सकता है उल्टा, जिसमें ये कह सकते हैं कि डिमांड कम क्यों हो जाती है प्राइस बढ़ने से। तो इसमें फिर आंसर को उल्टा कर देंगे कि प्राइस बढ़ने से इंपोर्ट कम हो जाते हैं इसलिए डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ने से हम बाहर घूमने कम जाएंगे तो इसलिए डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ने से हम बाहर इन्वेस्ट कम करेंगे तो इसलिए डिमांड कम हो जाती है। ठीक है जी। बाकी चित्र जो है वो मुझे पता है कि आपको आता है, प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन कैसे शो करेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व से। तो कभी कभी अगर रिलेशन पूछ ले तो फिर आप ये डायग्राम बना सकते हो कि भाई प्राइस का और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। अच्छा, फिर आता है इसका विपरीत टॉपिक, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि हमारे पास अब फॉरेन एक्सचेंज आता कहाँ से है ना, या आता कब है देश के अंदर, इनफ्लो कब होता है। तो इसके भी हमें 4 सोर्सेज पता होने चाहिए। तो इसके भी 4 सोर्सेज उसके बिल्कुल उल्टे थे डिमांड के। पहला, इस बार
हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स हमारे गुड्स खरीद रहे हैं। दूसरा ये था कि फॉरेनर्स अब इंडिया में घूमने आ रहे हैं। तीसरा ये था कि फॉरेनर्स हमारे देश में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और चौथा था कि अब हमें फ़ॉरेन से यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स मतलब गिफ्ट्स रिसीव हो रहे हैं। तो मतलब डिमांड के चारों पॉइंट्स उल्टे कर देंगे तो हमारे पास अब इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा या सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी डॉलर की। फिर इसी के वो दो क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्लाई क्यों राइज होती है विद द राइज इन इट्स प्राइस, मतलब कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ जाती है। तो इसमें भी आप वही 3 रीज़न लिख सकते हो कि प्राइस के बढ़ने से एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा करेंगे तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। दूसरा आप लिख सकते हो कि प्राइस के बढ़ने से इंडिया में टूर करना आसान हो जाएगा, तो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया ज़्यादा घूमने आएंगे, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया ज़्यादा घूमने आएंगे तो फिर से सप्लाई बढ़ जाएगी। और तीसरा भी आप लिख सकते हो कि प्राइस के बढ़ने से इंडिया में इन्वेस्ट करना आसान हो जाएगा, तो फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ जाएगी। बाकी इसका उल्टा क्वेश्चन आएगा तो उल्टा लिख देंगे पॉइंट। तो क्लियर होगी कहानी डिमांड सप्लाई की। बाकी रिलेशन का चित्र अगर पूछेगा तो वो आप कैसा बनाओगे, डायरेक्ट रिलेशन, तो अपवर्ड स्लोपिंग डायग्राम बन जाएगा। तो ये रिलेशन हो जाएगा सप्लाई कर्व के साथ। चलो अब डिमांड और सप्लाई हो गई अलग अलग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होगा। तो वो बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, जहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाएंगे, है ना। तो वो तो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है। इसका आप डायग्राम बनाकर दिखा दोगे कि देखो भाई ये रहा सप्लाई कर्व हरे रंग का, ये रहा डिमांड कर्व लाल रंग का, ई पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं, तो इस ई पॉइंट वाले रेट को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम रेट। लेकिन हाँ 2 पॉइंट ज़रूर मेंशन कर देंगे इसमें कि अगर इक्विलिब्रियम रेट से ज़्यादा है रेट, मान लो R1, तो इसका मतलब कौन सी सिचुएशन चल रही होगी, एक्सेस सप्लाई। और अगर इक्विलिब्रियम रेट से कम है रेट R2, तो कौन सी सिचुएशन चल रही होगी, एक्सेस डिमांड। लेकिन फिर ये भी मेंशन कर सकते हो आप इसमें, इस बात में कंप्लीट करने के लिए कि एक्सेस सप्लाई हो चाहे एक्सेस डिमांड हो, क्या ये लंबे समय तक बना रहेगा, नहीं। दोनों ही सिचुएशंस अल्टीमेटली कौन से पॉइंट पर पहुंच जाएंगी, इक्विलिब्रियम पर। तो ये मतलब इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट का क्रक्स होता है कि भाई अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पर ही रेट्स पहुंच जाएंगे। हो सकता है लेकिन कुछ समय के लिए एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई चल रही हो। तो ये भी एक क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लेता है कि कैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा। अच्छा जी, अब डिमांड और सप्लाई में एक टॉपिक था वो ज़रूर देख लेते हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। वो है कि हम डिमांड में, अगर पहले डिमांड की बात करें तो डिमांड बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर फोकस करना। डिमांड के बढ़ने के पीछे 4 रीज़न्स हैं, आप इधर देख सकते हो। कब कब डिमांड बढ़ेगी बताओ डॉलर की, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, अगर हम बाहर घूमने ज़्यादा जाएंगे, अगर हम बाहर इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, या अगर हम बाहर गिफ्ट ज़्यादा भेजेंगे तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी। और डिमांड कम भी हो सकती है डॉलर की, अगर हम इंपोर्ट कम करेंगे, हम बाहर घूमने कम जाएंगे, हम बाहर इन्वेस्ट कम करेंगे और हम बाहर गिफ्ट कम भेजेंगे। ठीक है जी, पहले इतना ओके हो गया। अब इसका चित्र कैसे बनेगा, तो चित्र आप देख के मुझे बताओ कि सबको बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। तो देख लो भाइयों बहनों, आप भी देख लो। पहले इंक्रीज़ इन डिमांड का देख लो, मन की संतुष्टि कर लो। इंक्रीज़ इन डिमांड में आपको डिमांड कर्व को, जो काले रंग वाला है, उसको राइट में शिफ्ट करना है। तो DD नाम का डिमांड कर्व अब शिफ्ट होकर क्या बन गया, D1 अब जैसे ही डिमांड कर्व शिफ्ट होगा तो आप देखो इफेक्ट, इक्विलिब्रियम पॉइंट भी इवन हो जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन हो जाएगा तो अब हमारा रेट भी R1 हो जाएगा। तो अब आपको ये ऑब्जर्व करना है, जो सबसे मेन चीज़ है कि पहले जो हमारा रेट था वो R था, लेकिन अब हमारा रेट R1 बढ़ गया। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, रेट बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो ये याद रखना है। और उसका उल्टा उधर देख सकते हो, डिक्रीज इन डिमांड में, उसमें हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है डिमांड का, क्योंकि डिमांड कम हो गई है। डिमांड के कम होने से इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन पर अगर आप रेट चेक करोगे R1, तो वो आपको नीचे की तरफ दिखेगा। तो अब रेट क्योंकि कम हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उधर वाले को करेंसी एप्रिसिएशन। तो क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो सब बच्चे देख लेना भाइयों, क्लियर हो गया। बाकी अब इसमें अगेन वो पुराना लूप क्रिएट हो जाएगा जो पहले पढ़ा था,
करेंसी डेप्रिसिएशन के दो प्रभाव ओरली सुनाओ, क्या हो सकते हैं? डेप्रिसिएशन के इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और करेंसी एप्रिसिएशन के उधर वाले के कम हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये भी मतलब कहानी बन गई। अच्छा, इसी तरह सप्लाई में भी परिवर्तन हो सकता है जी, चेंज इन सप्लाई। अब सप्लाई में चेंज होने के भी पहले देख लो 4 रीजंस होते हैं, सप्लाई के 4 फैक्टर्स हैं। अब बढ़ने के रीज़न क्या होंगे? आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में घूमने ज़्यादा आ रहा है, फॉरेनर्स इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, या फॉरेनर्स यहाँ पे गिफ्ट ज़्यादा भेज रहा है, तो सप्लाई बढ़ जाएगी। और सप्लाई कम कब होगी? जब हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में कम घूमने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स इंडिया में कम कर रहे हैं, या गिफ्ट्स इंडिया में कम भेज रहे हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। अब चित्र ज़रूर ऑब्जर्व कर लो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर सप्लाई इंक्रीज़ की बात करें तो आप लेफ्ट वाला डायग्राम देख लो, हमें सप्लाई कर्व को कहाँ शिफ्ट करना है? राइट की तरफ। तो जैसे ही आप सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इवन इक्विलिब्रियम पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो रेट R1 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले रेट R था और अब रेट कम हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हम भारत के वासी इसको क्या बोल देंगे? करेंसी एप्रिसिएशन। हमारी करेंसी मजबूत हो गई है, ठीक है। रेट कम होने का, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होने का मतलब होता है करेंसी एप्रिसिएशन। और उस तरफ वाला, दाहिनी तरफ वाला डायग्राम देखोगे, उसमें सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है, तो हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है सप्लाई में। सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट लेगी तो इक्विलिब्रियम इवन हो जाएगा, नए इक्विलिब्रियम से नया रेट R1 हो जाएगा। तो अब आप उधर ब्लू कलर में देखोगे तो आपका रेट बढ़ गया, R से R1 हो गया। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ने को क्या बोलेंगे हम? करेंसी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो क्लियर हो गई कहानी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें बनते हैं, वो कुछ भी पूछ लेता है, कई बार डिमांड बढ़वा देगा, घटवा देगा, या सप्लाई बढ़वा देगा, घटवा देगा, फिर उसके इफ़ेक्ट पूछ लेगा, तो डायग्राम बनाकर उसका इफ़ेक्ट हम बता देंगे, है ना। तो ये सब कहानी हो गई डिमांड और सप्लाई की। बाकी फिर हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो, अब बीओपी जो है उसको यहाँ पर नोट्स में बाद में पढ़ेंगे। बीओपी का ये पहले चित्र ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए इससे सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो जी, बीओपी की स्टोरी में आपको ये बताया था, अगर आपको याद हो, कि सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप समझ लो 2 साइड्स हैं, इधर को बोल देंगे क्रेडिट, उधर को बोल देंगे डेबिट। क्रेडिट आइटम्स का मतलब मैंने बताया कि भाई इनफ्लो हो रहा है, ऐसा मान लो, और डेबिट आइटम का मतलब आउटफ्लो हो रहा है। अब इस पूरे बीओपी में हम 2 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा होता है करंट अकाउंट। तो अगर आप करंट अकाउंट में बादल को देखोगे तो करंट अकाउंट का मतलब है वो बातें जो एसेट्स या लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रही। और दूसरा हिस्सा होता है उसके नीचे वाला कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वो होता है जो एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट कर रही होती हैं। तो ये हो गए 2 टुकड़े। अब पहले हम करंट अकाउंट की बात करते हैं। करंट अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि इनफ्लो की बात करेंगे हम, तो आप लेफ्ट साइड में देखना, हम एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, मतलब विजिबल, एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज को, मतलब इनविजिबल्स। ये दोनों मेन है हमारी इनफ्लो। बाकी इसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम हमें रिसीव हो जाती हैं, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और कुछ हमें गिफ्ट्स वगैरह रिसीव हो जाते हैं। ये सब हमारे इनफ्लो हो गए। तो मैंने ऐसे समझाने के लिए इनकी कुछ मनगढ़ंत वैल्यू लिख रखी हैं, 100, 200, 300, 400, तो कुल मिला के 1000 का इनफ्लो हो गया। फिर आउटफ्लो की बात करेंगे डेबिट आइटम्स की, तो उसमें हमने लिख रखा है कि भाई इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गए, मतलब विजिबल्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गई, मतलब इनविजिबल्स, बाकी इन्वेस्टमेंट इनकम हमने जो पे करी होंगी वो, या फिर कोई गिफ्ट्स पे करे होंगे वो। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 1200। अच्छा, अब ये सब वो चीज़ें होती हैं, गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, इन्वेस्टमेंट इनकम मिलना, गिफ्ट्स लेना मिलना, इनसे हमारे कोई एसेट लाइबिलिटी इफेक्ट नहीं होते। लेकिन कुछ इनफ्लो ऐसे हैं, कुछ आउटफ्लो ऐसे हैं जिनसे एसेट और लाइबिलिटी अफेक्ट होते हैं। वो कौन से हैं? जैसे इनफ्लो की अगर बात करूं तो हमने अपना एसेट बेच दिया, मान लो 600 रुपये का, है ना, तो अब एसेट इफेक्ट हो गया। या हमने बोरोइंग कर ली, मान लो किसी कंपनी ने सिंगापुर की किसी कंपनी से लोन ले लिया,
तो भाई लाइबिलिटी बढ़ गई। तो ये सब इनफ्लो कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं। या इसी तरह मान लो आउटफ्लो की बात करें, परचेज ऑफ एसेट, आपने एसेट खरीद लिया, पैसे चले गए, या आपने लेंडिंग कर दी, पैसे चले गए, लेकिन ये सब एसेट और लाइबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये आ गए कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो हमने ऐसी मनगढ़ंत फिगर लिख रखी थी। तो मान लेते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो है 1100 और आउटफ्लो है 1300। अब अगर आप टोटल रिसिप्ट्स देखें बड़े गौर से, तो 1000 आपका करंट अकाउंट में था रिसिप्ट और 1100 कैपिटल अकाउंट में था रिसिप्ट। तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया, टोटल रिसिप्ट हो गया 2100। फिर अगर आप पेमेंट्स साइड को देखें, आउटफ्लो को देखें, तो करंट अकाउंट में हमारा आउटफ्लो था 1200 और कैपिटल अकाउंट में आउटफ्लो था 1300। तो टोटल आउटफ्लो कितना हो गया, 2500। यहाँ तक जब हम बीओपी बनाते हैं, यहाँ तक के आइटम्स को कहा जाता है अबव द लाइन आइटम्स। यहाँ तक के आइटम्स को क्या कहते हैं, अबव द लाइन आइटम्स या ऑटोनॉमस आइटम्स। अब लेकिन हमारे बीओपी में कितने रुपए का डेफिसिट आ रहा है, 400 रुपये का डेफिसिट आ रहा है। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार एक ट्रांजैक्शन करती है जिसको कहते हैं बिलो द लाइन आइटम। तो सरकार क्या करेगी, 400 रुपये बोरो करके ले आएगी। अब कहीं से भी ले आए वो सरकार की हेडेक है, चाहे आरबीआई से लाए, वर्ल्ड बैंक से लाए, सोना बेच के लाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोटा मोटी सरकार बोरो कर लेती है 400 रुपये। तो अब जैसी सरकार ने बोरो करा 400, तो अब ये हमारा इनफ्लो वापस 2500 मैच हो गया। तो बीओपी जो है वो अंत में सरकार मैच करवा देती है। तो ये हमारे देश के बीओपी की कहानी हो गई। तो क्लियर हो गई कहानी बीओपी में क्या होता है। अच्छा जी, अब यही सब बातें टॉपिक बनकर आ जाती हैं बीओपी की। तो देखते हैं क्या क्या थी। तो देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया बीओपी क्या है, तो वो तो चलो पता चल गया कि बीओपी के अंदर हम एक समरी स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें सारी ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक वाली रिकॉर्ड करते हैं, ये वो। अब देखो आप आइटम्स देखो, इसमें सारे वो आइटम्स कवर हो जाएंगे। पहला आइटम हो गया विजिबल मतलब गुड्स, दूसरा हो गया इनविजिबल मतलब सर्विसेज, तीसरे हो गए इन्वेस्टमेंट इनकम, ये रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड, चौथे हो गए यूनिलेटरल ट्रांसफ़र मतलब गिफ्ट्स वगैरह, और पांचवे हो गए कैपिटल ट्रांजैक्शन जो एसेट या लाइबिलिटी में अफेक्ट करते हैं। तो ये बीओपी के कंपोनेंट्स बन गए। अच्छा, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड किसे कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा कॉन्सेप्ट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है, वो सिर्फ किसकी वैल्यू का डिफरेंस देखता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो भी गुड्स के। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसके, सिर्फ गुड्स के। इसमें सर्विसेज नहीं आएंगी, इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आएगा और इसमें और कुछ नहीं आएगा। अब अगर तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बराबर हैं तो आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं तो आप कहोगे सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, और अगर एक्सपोर्ट कम है तो आप क्या कहोगे, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड को एक बड़े ही अच्छे नाम से पुकारा जाता है, वो पता होना चाहिए। बताओ क्या, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो ये आप लिख सकते हो, चाहे क्वेश्चनों में कई बार ये लैंग्वेज यूज कर लेता है कि व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब है बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। वो शॉर्ट में कहता है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन है मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। तो ये है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन जो आपको घर से रट के जाना है या फर्रा बना के ले जाना, वो है बीओपी और बीओटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो लिखवाए हैं एज इट इज़ रट लेना। अब इसमें कुछ है नहीं ऐसे समझाने का। मीनिंग तो चलो दोनों के अपने अपने मीनिंग आ गए। कंपोनेंट्स बीओपी में तो सब कुछ आ गया, बीओटी में सिर्फ विजिबल आइटम आ गए। कैपिटल ट्रांजैक्शन बीओपी में आते हैं, बीओटी में नहीं आते हैं। कॉन्सेप्ट बीओपी का वाइडर है, बीओटी का छोटा है, नैरो है। बाकी सेटलमेंट, अनफेवरेबल बीओपी को हम बीओटी से मैट नहीं कर सकते, लेकिन अनफेवरेबल बीओटी को हम बीओपी से मैट कर सकते हैं, क्योंकि बीओपी एक बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, फिर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ये भी वही बातें। तो करंट अकाउंट में देखो 4 कंपोनेंट्स लिखे थे। पहला हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स का, दूसरा हो गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस का, तीसरा हो गया इन्वेस्टमेंट इनकम जो हमें मिली या हमने दी, और चौथा हो गया गिफ्ट्स मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र जो हमने दिए या हमें मिले। तो ये तो चलो वही हो गया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो ये मैंने आपको कहा था कि 4 हैं और अच्छे से याद रखना। पहले 2 पॉइंट्स हैं वो नज़रिए के हैं कि भाई प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन।
प्राइवेट ट्रांजैक्शन मतलब कुछ इस तरह की एसेट लाइबिलिटी को अफेक्ट करने वाली बातें जो किसी इंडिविजुअल बिजनेस ने करी, जैसे रिलायंस ने बोरो करा था। और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन मतलब कुछ ऐसी एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट करने वाली बातें जो सरकार ने करी हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया था। बाकी दूसरे दो नज़रिए होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक को बोलते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक को बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी काफ़ी डिटेल आपको समझा रखी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें एसेट्स का कंट्रोल आपको मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि किसी फॉरेनर ने इंडिया में डीएलएफ के अंदर घर खरीदा या डीएलएफ मॉल में दुकान खरीदी, तो उसके बाद उस एसेट का कंट्रोल आ गया, तो ये है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही फॉरेनर इंडिया में डीएलएफ कंपनी का सिर्फ शेयर खरीद लेता है स्टॉक मार्केट का, तो शेयर खरीदने से उसके बाद सिर्फ एक फिजिकल मतलब उसके बाद सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट आता है, कोई कंट्रोल नहीं आता एसेट का, तो वो क्या बोलेंगे हम, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर ये 4 कंपोनेंट्स हैं कैपिटल अकाउंट के, ये जरूर लिख देना है ना। चलो उसके बाद ये भी देखो बीओपी की वही स्टोरी जो अभी समझाई थी बीओपी दिखाकर। तो अगर आप वो बीओपी याद रखते हो तो सारी स्टोरियाँ उसी के अंदर है। अब ये स्टोरी थी अबव द लाइन आइटम्स और बिलो द लाइन आइटम्स की। तो अबव द लाइन आइटम्स को हम कहते हैं कि ये ऑटोनॉमस आइटम्स हैं, मतलब इनके पीछे हमारा मोटिव जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट, सर्विस का, गुड्स का, ये सब मतलब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन है, इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब सरकार बीओपी को टैली करने के लिए, डेफिसिट को कवर करने के लिए जब वो बोरो कर रही थी पैसा, तो उसको मैंने क्या नाम दिया था, बिलो द लाइन आइटम। तो उसको हम कहते हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स, है ना। और इसको हम ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के नाम से भी कई बार जानते हैं, क्योंकि आरबीआई जो होती है कई बार वो भी ये ट्रांजैक्शन कर रही होती है, वो भी मतलब अपना सोना बेचकर बोरो करती है पैसा ताकि बीओपी टैली हो जाए। तो ये एक ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक एकोमोडेटिंग आइटम वाली ट्रांजैक्शन होती है। अच्छा, अब इसी में कहानी ये बनती है कि भाई बीओपी जो है, अगर उसमें ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स और ऑटोनॉमस पेमेंट्स बराबर हैं तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इन बीओपी। अगर ऑटोनॉमस रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं तो हम कह देंगे सरप्लस इन बीओपी, और अगर ऑटोनॉमस पेमेंट्स कम हैं तो हम कह देंगे डेफिसिट इन बीओपी। तो ये भी सिंपल बीओपी के वो नाम बन गए। तो ये कहानी भी हमें पता होनी चाहिए। हाँ, अब इसमें 2-4 बातें और हैं जो मैंने आपको बताई थी, वो भी देख लो आप। क्या मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में क्या अंतर है। तो इसमें भी फिर आप ये डिफरेंस ज़रूर लर्न रखना। करंट अकाउंट में आप कह दोगे कि ये एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं करते, वो अफेक्ट करते हैं। बाकी इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, वो तो चलो पता ही है। बाकी करंट अकाउंट एक तरह का फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें चलता रहता है, और कैपिटल अकाउंट एक प्रकार का स्टॉक कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक ही बार चेंज होता है। कंपोनेंट्स इसमें बीओटी, बीओआई का मतलब होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बाकी उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये भी डिफरेंस एक पूछ सकते हैं। बाकी तो छुटमुट क्वेश्चन थे, वो आपको पता है ही हैं, जैसे कि भाई बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम क्यों हो सकता है। तो इसमें 3 फैक्टर लिख देना अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक फैक्टर, मान लो किसी देश में इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो बीओपी गड़बड़ रहेगा। पॉलिटिकल फैक्टर्स, मान लो किसी देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो वहाँ का भी बीओपी गड़बड़ रहेगा। तीसरा सोशल फैक्टर्स, मतलब सामाजिक, कि कई बार लोगों का चेंज हो जाता है, फैशन टेस्ट बदल जाता है, अब उन्हें बाहर के प्रोडक्ट्स मान लो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो फिर वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो इन सब फैक्टरों की वजह से भी बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है ना। तो डिसइक्विलिब्रियम का मतलब एक तरह से हो गया कि रिसिप्ट्स कम रह गए और पेमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको बोल देंगे डिसइक्विलिब्रियम। बाकी कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि फिर आप डिसइक्विलिब्रियम को ठीक कैसे करोगे। तो हम कहेंगे कि भैया डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो, ऑब्वियस सी बात है। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करो, ऑब्वियस सी बात है। इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करो, मतलब इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो प्रोडक्ट बाहर से खरीद रहे हो उसकी जगह हमें घर में खुद बनाना चाहिए। और फोर्थ, ये अच्छा पॉइंट है, डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब डीवैल्यूएशन क्या होता है डोमेस्टिक करेंसी का, कि सरकार जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर लेती है, जैसा डेमो में दिखाया
कि मान लो पहले $1.80 का था, अब सरकार ने जानबूझ के अपनी करेंसी की वैल्यू को 120 कर लिया, तो इससे होगा क्या बताओ? नहीं, इससे होता है करेंसी डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन हो गया। तो इसके दो इफेक्ट लिखवाए थे जो हमने पढ़े थे फॉरेन एक्सचेंज में। इससे दो बातें होती हैं, इससे एक्सपोर्ट क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इंपोर्ट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो एक्सपोर्ट के बढ़ने और इंपोर्ट के कम होते ही ऑटोमेटिकली, अब आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, एक्सपोर्ट बढ़ गए तो इनफ्लो बढ़ गया, इंपोर्ट कम हो गए तो आउटफ्लो कम हो गया। तो इससे अब हमारा बीओपी ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि इनफ्लो बढ़ रहा है और आउटफ्लो कम हो रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करने का। तो क्लियर हो गया? तो बस ये थे मतलब टोटल इन ऑल इसमें कॉन्सेप्ट और कहानी।